क्लास 10th वेलकम टू एडू क्लास विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा साइमन कमीशन, हमने देखा दांडी मार्च, यानी कि बेसिकली हम पढ़ रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और लास्ट तक आते आते आप लोगों ने देखा कि गांधी जी ने फिर से पिछले सारे मूवमेंट्स की तरह CDM को भी कॉल ऑफ कर दिया बिकॉज द मूवमेंट वॉज गोइंग वायलेंट। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू से हम शुरुआत करेंगे CDM की। फिर से CDM को फिर से रीलॉन्च किया गया था, और जब वो रीलॉन्च हुआ तो देश के अलग अलग कम्युनिटीज ने उसको अपने सेल्फिश रीजन से देखा और उसमें पार्टिसिपेट किया। तो NCERT का मुद्दा यह है कि जो कम्युनिटीज थी उन्होंने किस कम्युनिटी ने CDM को खुद से कैसे जोड़ा और उसका क्या इम्पैक्ट था वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये पढ़ना जरूरी है कि गांधी इरविन पैक्ट क्या था, क्योंकि आपकी बुक में इसका जिक्र है। NCERT में हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन गिवन है। इस वीडियो में आज मैं क्लियर कर रही हूँ गांधी इरविन पैक्ट का बेसिक डिटेल कि व्हाट वाज ऑल इन गांधी इरविन पैक्ट, वो पढ़ेंगे। और फिर धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि रीलॉन्चिंग ऑफ CDM कैसे हुआ। तो आज बहुत संयम के साथ, पेशेंस के साथ ये वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन डिटेल में चीजें समझ में आती चली जाएंगी। ओके, चलो शुरू करते हैं हम अपनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जो कि लंदन में हुई। देखो बच्चों, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में 2 हुई, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब वाइसरॉय इरविन की बात हुई है, क्योंकि इरविन नाम में ही लिखा हुआ है इरविन, तो ये वाइसरॉय थे। तो वाइसरॉय इरविन ने, जब इंडिया में सारी हालत हो रही थी ना, बिगड़ते हुए चीजें हो रही थी, कॉलोनियल रूल को और रेगुलेशंस को लोग बॉयकॉट कर रहे थे, तोड़ रहे थे, तो वो भी टेंशन में थे ब्रिटिशर्स। तो इरविन ने पहले कांग्रेस को इनवाइट किया था, गांधी जी को इनवाइट किया था कि वो जाएं और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठ के बातचीत करें। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया, कांग्रेस ने मना कर दिया, हम किसी तरीके से नेगोशिएशन नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे, एंड वो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए। तो फिर उनका जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि कोई कंक्लूजन ही नहीं आया। कंक्लूजन तो तब आता ना जब ब्रिटिशर्स की तरफ से एक पक्ष बैठता और इंडियन की तरफ से एक पक्ष बैठता, पर दूसरी पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं था, तो वो बेकार हो गई। फिर दोबारा बुलाया गांधी जी को, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई, जिसको हम जानते हैं गांधी इरविन पैक्ट के नाम से, जो कि हुई है बच्चों 5 मार्च 1931 में। ठीक है, अब आते हैं कि ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए, और इस बार क्यों गए? जब फर्स्ट में नहीं गए तो सेकेंड में क्यों गए? देखो, ऐसा हुआ था जब साइमन कमीशन चल रहा था, तो आपने वीडियो में देखा था कि लोग किस तरीके से साइमन कमीशन को विरोध कर रहे थे। मतलब बिल्कुल उन्हें कहीं से कहीं तक साइमन्स मंजूर नहीं थे कि साइमन हमारे को सुपरवाइज करे पहले, और उसके बाद हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दे, उससे हम रेगुलेट होंगे। बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसके विरोध में लाला लाजपत राय जी को बहुत मारा गया, बुरी तरीके से पुलिस ने मारा, क्योंकि लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा विरोध किया था। ठीक है, लाला लाजपत राय अटैच्ड विद साइमन कमीशन, SC शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, समझते जाओ, सब कुछ अपने आप हो जाएगा फिर। ठीक है, इनको बहुत बुरी तरीके से बच्चों मारा गया, पुलिस ने इनको बहुत मारा, बहुत परेशान किया, और इस कदर उनको ब्रूटल ट्रीटमेंट और हैरेसमेंट दिया कि मर गए थे, इनकी डेथ हो गई थी। अब इसकी वजह से गुस्सा आ गया सारे क्रांतिकारी को। अब सारे क्रांतिकारी में मैं इस वक्त उन क्रांतिकारी की बात कर रही हूँ जो विश्वास करते हैं वॉयलेंस पर, यानी कि भगत सिंह मानते थे कि हमें अगर आजादी चाहिए तो भाई हमें वॉयलेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नॉन वॉयलेंस से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो भाई उनको लाला लाजपत राय जिस तरीके से मारे गए उस पर बहुत गुस्सा आया, और अल्टीमेटली उन्होंने सोचा कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने बॉम्ब गिरा दिया था असेंबली पर। असेंबली कौन सी असेंबली की बात हो रही है? ब्रिटिशर्स की असेंबली की बात हो रही है। बॉम्ब कर दिया था इन्होंने असेंबली। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स की एक टीम थी, हमें जो प्रोविंशियल टीम बनी हुई थी जो हमें रेगुलेट कर रही थी, उस असेंबली पर इन्होंने बॉम्ब गिरा दिया था। और बॉम्ब गिराने के बाद भाई ब्रिटिशर्स तो चुप बैठने वाले नहीं है, उन्होंने क्या किया, जितने इनको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, और फिर उन्हें सबूत भी मिल गए कि भाई बॉम्ब इन्होंने ही गिराया था। जब पूछताछ हुई, पड़ताल हुई सारी,
तो डिक्लेयर कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि भगत सिंह को फांसी होगी, ही विल बी सेंटेंस टू डेथ। ये उनकी पनिशमेंट थी बॉम्ब गिराने की असेंबली में। भगत सिंह के साथ और भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स अरेस्टेड थे, जेल में थे। अब क्योंकि भगत सिंह जेल में थे, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स कांग्रेस के जेल में थे, तो फिर अब गांधी जी की मजबूरी थी कि उनको समझौता करने के लिए वाइसरॉय के पास लंदन जाना था। तो गांधी जी वाइसरॉय के पास जाते हैं लंदन, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ये बच्चों आप याद रखेंगे, मीट मैं यहां लिख दे रही हूं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, RTC, ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे गांधी जाते हैं और बातचीत करते हैं कि हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दीजिए आप, ठीक है, आप छोड़ दो, हम जो है वो दंगे मतलब अहिंसा और ये मोर्चे निकालना छोड़ देंगे, आप हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स का रिलीज कर दो, क्योंकि मैंने CDM बंद कर दिया है, तो आप भी मेरे प्रिजनर्स को छोड़ दो। इस पे वाइसरॉय कहते हैं कि मैं सारे प्रिजनर्स को छोड़ दूंगा, लेकिन भगत सिंह को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उनके खिलाफ हमें एविडेंस मिला है और उन्होंने बॉम्ब फेंका है। तो जिसने बॉम्ब फेंका है उसको तो हम नहीं छोड़ सकते, बाकी को हम छोड़ देंगे, चलो बगावत की है। अब गांधी जी कोशिश करते हैं, समझाते हैं वाइसरॉय को, पर वाइसरॉय नहीं मानते। तो फाइनली गांधी जी एक ऐसा पैक्ट का मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट, ठीक है। फाइनली गांधी जी एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट साइन कर देते हैं जिसमें सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स छूट जाते हैं सिवाय भगत सिंह। भगत सिंह को फांसी होना तय हो जाता है। अब जब वो इंडिया लौट कर आते हैं इस पैक्ट को साइन करवाने के बाद, जब गांधी जी 1931 में भारत लौट कर आते हैं, तो पूरे देश में एक नई लहर शुरू हो जाती है। अब देखो नई लहर क्या, आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है, बिगिन न्यू साइकिल ऑफ रिपरेशन। ये गवर्नमेंट की तरफ से लिखा है। मैं इससे पहले की सिचुएशन आपको बताती हूँ। महात्मा गांधी रिटर्न विद डिसअपॉइंटमेंट, उदासी के साथ, बहुत भारी मन के साथ आते हैं वापस। क्यों? क्योंकि वो भगत सिंह की फांसी नहीं रोक पाए। बहुत कोशिश की उन्होंने वाइसरॉय को समझाने की, लेकिन वाइसरॉय नहीं माने और उन्होंने सबको रिलीज कर दिया, पर भगत सिंह को नहीं किया। इस बात से वो बहुत दुखी थे और दुखी मन से भारत आते हैं। तो जब वो इंडिया लौट कर आते हैं, तो पता है इंडियंस को क्या लगता है? इंडियंस को ये लगता है बच्चों कि गांधी जी ने जानबूझ के ऐसा किया है, क्योंकि भगत सिंह थे वॉयलेंस के पुजारी और गांधी जी थे नॉन वॉयलेंस के, तो दोनों एकदम उल्टे थे। तो लोगों ने सोचा ये गांधी जी की वजह से भगत सिंह को जो है वो फांसी हो रही है, और हो गई है। और पूरे देश में गांधी जी का विरोध होना शुरू हो जाता है। लोग नारेबाजी करते हैं कि गांधी जी का विरोध करो, इन्होंने भगत सिंह को मरवा दिया, जानबूझ के इन्होंने भगत सिंह की फांसी नहीं रोकी, वगैरह वगैरह। बहुत सारी जगहों पर गांधी जी का विरोध होता है। और जब वो विरोध करते हैं गांधी इरविन पैक्ट का, लोग तो मना कर देते हैं सिरे से। भारतीय कहते हैं कि हमें ऐसा कोई पैक्ट साइन नहीं करना, हमें कोई पैक्ट मंजूर नहीं है, कोई समझौता हमें मंजूर नहीं है। गांधी जी जो कर आए हैं वो बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है, हम उसको समर्थन नहीं देंगे। तो जब ऐसा होता है तो गवर्नमेंट भी चुप नहीं रहेगी। गवर्नमेंट भाई रिप्रेशन की साइकिल क्रिएट कर देती है, यानी कि लोगों को छुपाने की कोशिश करती है, दबाने की कोशिश करती है। छुपाना तो गलत वर्ड है, दबाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो संघर्ष कर रहे हैं, वो रिवोल्ट कर रहे हैं गांधी जी के खिलाफ कि आपने कैसे इरविन पैक्ट साइन कर दी, हम तो नहीं मानेंगे इरविन पैक्ट। पर इरविन पैक्ट साइन हो चुकी थी, तो पूरा अधिकार था ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना एक्शन लेने का। उन्होंने लिया और उन्होंने एक्शन में, देखो ये मैं आपको वैसे भी बता दूं, कांग्रेस को इलीगल लोगों ने भी माना था और ये उनका गुस्सा था, मात्र गुस्सा था, जो कि भगत सिंह की मौत से आया था। तो कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। खान गफर खान, नेहरू जी को जेल हो गई और जगह जगह पर भारत में मीटिंग्स करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, ठीक है, इकट्ठा होना, नारेबाजी करना, रैलियां निकालना, हड़ताल करना, स्ट्राइक करना, ये सब बंद हो गया। मतलब ब्रिटिश सरकार अब गुस्से में आ गई, उन्होंने सब पे मनादी लगा दी। तो गांधी जी ने जब ये देखा कि लोग, तब तक तो वो चुप थे, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, सह रहे थे कि लोग जो है उन्हें गलत समझ रहे हैं। गांधी जी ने लोगों को समझाने की कोशिश की, भाई मैंने समझाया, लेकिन इरविन नहीं माने, लेकिन लोग गुस्से में थे, तो वो पी गए गुस्सा। चलो कोई बात नहीं, लोग जो है वो जुड़े हुए हैं भगत सिंह से। लेकिन जब ब्रिटिश राज ने गांधी इरविन पैक्ट की इज्जत नहीं की, जब उन्होंने वापस से कांग्रेस को जेल में डाल दिया, वापस से कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, रैलीज पर बैन लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? गांधी जी जैसे ही इंडिया आए, उन्होंने गांधी जी की पीठ पर ही छुरी भोंक दी।
उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो किसी पैक्ट की कोई इज्जत नहीं करते हैं, कोई समझौता नहीं हुआ। उन्होंने इस तरीके से दिखाया, उन्होंने फायदा उठाया उस भड़कती हुई सिचुएशन का भारत में। तो पहले ही लोग गांधी जी के विरोध हो गए थे भाई भगत सिंह के मरने से। इरविन ने चाल चल दी, इरविन ने सोचा कि अगर मैं इसी वक्त कुछ ऐसा कर दूंगा तो लोगों को लगेगा लो गांधी जी तो वहां पे कुछ कर ही नहीं आए, ठीक है। तो उन्होंने पूरा मौके का फायदा उठाया और उन्होंने इस तरीके से ये सब किया ब्रिटिशर्स ने। अब गांधी जी चुप नहीं रहे क्योंकि ये पैक्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखा था कि आप किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं करेंगे। उन्होंने किया तो फिर गांधी जी को मजबूरी में CDM वापस से लॉन्च करना पड़ गया। अब यहाँ पे 1933 में, ठीक है, 3 है शायद ईयर, मैं अभी कंफर्म कर दूंगी। तो CDM में ये CDM फिर से रीलॉन्च हो गया। और जब ये अब रीलॉन्च होता है क्योंकि गांधी जी लॉन्च कर रहे हैं तो लोगों को यकीन आ जाता है हाँ फिर ये सही कह रहे हैं, इन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। और अब धीरे धीरे लोग इस उम्मीद से नहीं कि उन्हें स्वराज चाहिए, इस उम्मीद से नहीं कि वो गांधी जी का साथ देना चाहते हैं, अपने अपने सेल्फिश रीजन पूरे करने चाहते हैं, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे थे CDM। अब देखेंगे कि क्या सेल्फिश रीजंस थे, एक एक करके देखेंगे बच्चों। इसमें बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन पैक्ट तो तभी भी सिर्फ डेट के लिए पूछा जाता है, 5 मार्च 1931। इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन फॉर यू ऑल फॉर बोर्ड्स। लेकिन अब जो बढ़ने जा रहे हैं ना अलग अलग कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन इन CDM, ये 5 मार्क क्वेश्चन है। अलग कम्युनिटी से भी पूछते हैं, डायरेक्ट भी पूछते हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, तो CDM में जो कम्युनिटीज हम पढ़ेंगे बच्चों वो 5 कम्युनिटी है, ठीक है। 5 कम्युनिटीज है जिसमें कि 4 यहाँ पर है और 1 नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। तो एक एक करके चारों देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है अगर आपको समझ में आ रहा है तो। रिच पीजेंट, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि रिच पीजेंट्स ने CDM यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों ज्वाइन किया। तो देखो बच्चों, रिच पीजेंट्स में वो कौन कौन से लोग थे जो आते थे। तो कुछ थे पट्टीदार्स जो कि गुजरात से थे और बाकी थे जट्स जो कि यूपी के थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के थे। तो ये लोग कमर्शियल क्रॉप ग्रो करते थे। और क्योंकि आपको याद होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था हमारे इंडिया में, उसने इंडिया में क्या कंडीशन या डिप्रेशन या इकोनॉमिक स्टेटस क्रिएट किया था। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज कैच करिए इसको। तो भाई वो कमर्शियल क्रॉप भी डिप्रेशन से हिट हो गया, यानी कि उसमें भी डाउनफॉल आ गया, उसमें भी ग्रोथ जो थी वो नीचे देखने को मिली, ठीक है। वो ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आया और उसके आने से क्या हो गया कि भाई गवर्नमेंट तो रेवेन्यू मांग ही रही थी ना। जो भी आदमी क्रॉप ग्रो कर रहा है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, टैक्स तो उसको देना था, रेवेन्यू तो देना था, लेकिन अब पैसा नहीं निकल कर आ रहा था, तो रेवेन्यू कहाँ से देंगे। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई बच्चों की उन लोगों को रेवेन्यू देने में बहुत दिक्कत होने लगी, जिसकी वजह से अब वो रेवेन्यू में रिडक्शन चाहते थे। वो चाहते थे कि सरकार रेवेन्यू या टैक्स का पैसा कम कर दे। तो उनका जो CDM से जुड़ने का मुद्दा था वो सिर्फ इतना था, दैट वाज स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट रेवेन्यू, कि दे वांट रिडक्शन इन द रेवेन्यू। वो चाहते हैं कि रेवेन्यू का जो रेट है वो कम हो जाए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने CDM ज्वाइन किया था। लेकिन क्योंकि गांधी जी ने बिना उनकी मांगे पूरी किए पहली बार जब बंद किया था CDM दांडी मार्च की हिंसा के बाद, तो वो बहुत अफसोस हुआ, उनको बहुत डिसअपॉइंट हो गए। और दोबारा जब गांधी जी ने CDM शुरू किया तब इन्होंने CDM ज्वाइन नहीं किया, हताशा में, निराशा में, कि पहली बार क्यों जो है हमारी मांगों के बिना ही इन्होंने बंद कर दिया, क्या गारंटी कि हम दोबारा पार्टिसिपेट करेंगे और हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। तो ये आपने देखा पहला ग्रुप, दैट वाज रिच पीजेंट्स। सेकंड देखो पुअर पीजेंट्स। बच्चों रिच पीजेंट्स की परेशानी क्या है कि रेवेन्यू कम कर दो। तो जाहिर सी बात है, आप सोचो वही परेशानी तो पुअर पीजेंट्स की भी है, लेकिन उनको कम करने से काम नहीं चलेगा, उनकी मांगे ज्यादा होंगी। तो क्या मांगे थी उनकी? डिप्रेशन डिविडेंड देयर इनकम, इनकी जो कमाई हुई थी। पुअर पीजेंट्स के पास अपना लैंड तो होता नहीं है, वो किसके लैंड पे काम करते हैं? रिच पीजेंट्स के लैंड पे काम करते हैं, या फिर लैंडलॉर्ड से किराए पर लैंड लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो रेंट देते थे। अब उनकी इनकम जो है डिप्रेशन की वजह से डिविडेंड हो गई, यानी कि डाउन हो गई। डिफिकल्ट टू पे लैंड रेंट, सबसे बड़ी मुसीबत इनकी ये थी कि जो इन्होंने लैंड ले रखे थे काम करने के लिए, जो जमीनें ले रखी थी किराए पे, अब उसका रेंट ये नहीं दे पा रहे थे। और हालत ये हो गई थी बच्चों की रेंट ना इकट्ठा होता चला जा रहा था, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। मतलब एक चीज होती है ना कि हम दे नहीं पा रहे पर उम्मीद है कि आप दे देंगे, आप दे देंगे, तो वो इकट्ठा हो गया और बहुत सारा हो गया। तो इनकी मांग क्या थी? इनकी बेसिक मांग थी
दे वॉन्ट अनपेड रेंट टू बी रेमिटेड। ये चाहते थे कि हमारा जितना भी रेंट है जो हमने नहीं दिया है वो रेमिट यानी कि माफ हो जाए, उसकी माफी हो जाए, हमें वो ना देना पड़े, जो कि बहुत बड़ी डिमांड थी। तो लेकिन इनके जो रिलेशनशिप्स थे बच्चों कांग्रेस के साथ वो बहुत अच्छे नहीं रहे, वो बहुत अनसर्टेन रहे, क्योंकि कांग्रेस रेमिट करने को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि अगर वो रेमिट करने को बोलता तो बहुत सारे वो लोग जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे वो छोड़ देते। इसमें आप ये सोचो कि मैं भी जुड़ी हूं और आप भी जुड़े हो और ये भी जुड़ा है और वो भी जुड़ा है, तो किसी की शिकायत अगर मुझसे है, वो मांग मुझसे ही कर रहा है, तो कांग्रेस मेरी भी मांग पूरी करेगी, उसकी भी करेगी, तो कैसे चलेगा? ठीक है। और जो पावरफुल पीपल थे वो लोग ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे, तो पुअर पीपल की इस रेमिट वाली डिमांड को इन्होंने कम रखा। फिलहाल हमारा फोकस ये नहीं है कि कांग्रेस ने किसे प्रायोरिटी दी और किसे नहीं दी, हमारा फोकस ये है कि किसने क्यों ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इन्होंने ज्वाइन किया था रेवेन्यू रेट कम करने के लिए, इन्होंने ज्वाइन किया कि इनका रेंट जो है वो रेमिट हो जाए। अब देखो आप थर्ड वाला, दैट इज बिजनेस क्लास। जो बिजनेस क्लास एक ऐसी क्लास थी जो हमेशा चाहती थी कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉस्परस करे। आज भी बिजनेस क्लास यही चाहती है कि उसका जो बिजनेस है वो मार्केट में बहुत बढ़िया से चलने लगे। ठीक है, उस वक्त भी यही चाहती थी, दे वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। उसके लिए उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें चाहिए था प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट। देखो पहली एक बहुत बड़ी बात आ रही है प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट, दैट इज कि अगर बाहर से बहुत ज्यादा इंपोर्ट आएगा, उस टाइम आ रहा था, बहुत सस्ते दामों पर चीजें बाहर से आ रही थी, मशीन मेड गुड्स आ रहे थे, जिसकी वजह से लोग हैंडमेड नहीं ले रहे थे। आपको याद होगा नॉन कॉर्पोरेशन के टाइम में लोग खादी नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, तो उन्होंने वापस से फॉरेन गुड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो यही वो चाहते थे कि फॉरेन गुड आना ही बंद हो जाए, तो लोग मजबूरी में ही लेंगे पर इंडिया का ही प्रोडक्ट लेंगे और अल्टीमेटली उनका बिजनेस बढ़ेगा। दे फॉर्म्ड, इसके लिए उन्होंने जो एसोसिएशंस भी बनाई। पहली एसोसिएशन थी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट कमर्शियल कांग्रेस, दैट वाज 1920 में बनी, और उसके बाद एफसीसीआई बना 27 में। अब इनकी जो मांग थी, आप उस पर अगर ध्यान दोगे तो मांग ये थी बाजार में कोई भी तरीके की, किसी भी तरीके की रोक टोक ना हो हमें व्यापार करने के लिए, और हाँ बाहर से जो ट्रेड करने अंदर आ रहा है, एकदम तो बंद नहीं हो सकता इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लेकिन जो आ रहा है उस पर कस्टम ड्यूटीज लगाई जाए। तो ये उनकी मांग थी, ताकि उनका जो बिजनेस है वो फ्लरिश करे, यानी कि फले फूले, और भारतीय बिजनेस उसका अपना जो लोकल वेंडर है उसका जो ग्रोथ रेट है वो ऊपर पहुंचे। ठीक है, लेकिन फिर वही बात हुई भाई, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ये भी बहुत ज्यादा निराश हुए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई, जब लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि गांधी जी ने किया है, समझ में आ रहा है, भगत सिंह की वो जो डेथ हुई, जो मैंने आपको गांधी इवेंट टाइम बताया था, उसकी वजह से यहाँ पे लोग डीमोटिवेट हो गए। इन्हें लगा कि गांधी जी कहीं इन्हें भी धोखा ना दे दे। आरटीसी बच्चों यहाँ पर है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, याद रखना, ये मैं जो हूँ बच्चे शॉर्ट फॉर्म्स लिख देती हूँ, क्योंकि बोर्ड पर इतना ज्यादा फिर लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये। ठीक है, लास्ट सॉरी सेकेंड लास्ट, इस स्लाइड का लास्ट आप देखोगे इंडस्ट्रियलिस्ट वर्किंग क्लास। इंडस्ट्रियलिस्ट वर्किंग क्लास ने बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया सीडीएम को, ज्यादा लोग सीडीएम में नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि फिर वही बात आ गई भाई, जब वर्किंग भी क्लास भी है और इंडस्ट्रियल ग्रुप भी अपनी मांगे पूरी करा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपनी मांगे पूरी करा रहे थे कांग्रेस से, और वर्किंग क्लास भी करा रहे, तो वर्किंग क्लास को लग रहा था कि हमारी मांगे पूरी ही नहीं करी, कांग्रेस हमारी बात क्यों सुनेगी जब इंडस्ट्रियलिस्ट मिले हुए हैं उनके साथ। तो ठीक है, यहाँ पर बनाया ना उन्होंने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, देखो तो जब इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बनाया, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी यहाँ है, बिजनेसमैन भी यहाँ है, तो इस वजह से ये लोग दूर रहे। लेकिन छोटा नागपुर रीजन में कुछ वर्कर ने जो था वो ज्वाइन किया सीडीएम, गांधी जी के प्रोग्राम को सपोर्ट किया, फॉरेन गुड का बहिष्कार किया, और लिकर शॉप्स, ठीक है, वो भी पिक्ड अप हुई। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स में यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और उनकी डिमांड्स थी, पहली अगेंस्ट लो वेजेस, वो चाहते थे कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, जाहिर सी बात है एक वर्कर यही चाहेगा, और दूसरी पुअर वर्किंग कंडीशंस को सुधार दिया जाए, उसमें सुधार आए, इंप्रूवमेंट आए, क्योंकि इन लोगों के जो वर्किंग आवर्स थे बच्चों वो फिक्स नहीं थे, 12-12 घंटे काम करते थे और उनको ओवर टाइम नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे ये लोग चाहते थे कि इनकी वर्किंग आवर्स फिक्स हो जाए और सैलरीज बढ़ जाए, जाहिर सी बात है यही होगा। पर वही प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग, इन लोगों का पार्टिसिपेशन कम था। जब लोग कम होते हैं ना, तो कोई भी मुहिम टाइम लेता है, या कई बार तो दब जाता है, वो आगे ही नहीं बढ़ पाता। लेकिन ज्यादा होते हैं लोग
तो आवाज दूर तक जाती है। तो वही बात थी भाई, यहाँ पे लोग कम थे तो इनकी बात फिर से दब गई। तो अगर आप चारों में कॉमन बात देख रहे हो बच्चों, तो चारों में लोग डिमोटिवेट हुए हैं कहीं ना कहीं पे, यानी कि सक्सेस सबको नहीं मिली है, कहीं ना कहीं सबको निराशा यहाँ पे भी मिली है। और पांचवा जो हमारा लास्ट ग्रुप है वो वुमेन्स का ग्रुप है, जो कि मैंने आपको बताया था वुमेन पार्टिसिपेशन दांडी मार्च में बहुत बढ़िया देखने को मिला। तो वुमेन्स भी इस बार चुप नहीं रही, उन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन किया। एक बार फिर से वुमेन्स ग्रुप देखेंगे। Let's discuss the fifth and the last group who participated in CDM in a huge number and interestingly with a volunteership, that was women's participation. इसको हम बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपसे बहुत पहले कहा था जब आप दांडी मार्च पढ़ रहे थे, यू मस्ट हैव सीन इन दैट एक्स्ट्रा मार्क्स वीडियो ऑल्सो कि वुमेन्स वर ऑल्सो encouraging to break all these uncertain laws which was imposed, forcefully imposed on them, जैसे कि सॉल्ट टैक्स। ठीक है, तो आज देखेंगे वही एक छोटा सा एक लुक है उन्हीं चीजों पर कि वुमेन सीडीएम के टाइम जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, उस समय बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लगी। ना सिर्फ इन्होंने दांडी मार्च ज्वाइन किया सरोजिनी नायडू की लीडरशिप के अंदर, बल्कि इन्होंने बाकी सारे मूवमेंट्स को भी सपोर्ट किया, जैसे कि प्रोटेस्ट मार्चेस में रही। उसके अलावा जो सॉल्ट मैन्युफैक्चर था वो किया इन्होंने दांडी जाके गांधी जी के साथ, बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स और लिकर शॉप्स। अब मैं आपको ये बता दूं, लिकर शॉप बॉयकॉट करने में तो इनका बहुत ज्यादा फायदा था, एडवांटेज था। एडवांटेज क्या था वुमेन्स का, भाई जो उनके हस्बैंड्स थे वो एल्कोहलिक अगर हो जाते थे तो सारा पैसा कहाँ जाता था, एल्कोहल में जाता था। तो लिकर शॉप्स तो बहुत बड़ी दुश्मन थी उस टाइम वुमेन्स की, तो इनका बहुत बड़ा फायदा था लिकर शॉप्स को पिक अप करने में। लेकिन फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट वुमेन बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाई, चाहते हुए नहीं कर पाई। ये मजे की बात है। देखिए उस टाइम क्या था, इंडिया में वुमेन्स वर फोर्स्ड क्या, इट वाज इन ट्रेडिशन, इट वाज इन रिचुअल्स, इट वाज इन कस्टम दैट दे हैव टू वेयर साड़ी ओनली। क्लियर है? तो वो 6-7 मीटर का जो लंबा कपड़ा था वो खादी का पहनना, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, इट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो जो पुअर वुमेन्स थे उन्होंने गांधी जी को लेटर्स भी लिखे थे बच्चों कि हम, बंगाली एक वुमेन थी जिसने गांधी जी को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा कि बंगाली की साड़ी तो और भी नेचुरल लेंथ से लंबी होती है, ठीक है। तो उस वुमेन ने लिखा कि देखिए भाई मेरे फैमिली ट्रेडिशन है कि मुझे साड़ी ही पहननी है, और उसके बाद साड़ी की मेरी जो लेंथ है दैट वाज 7 मीटर्स लॉन्ग। तो दिस मच ऑफ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ और दैट टू ऑफ खादी विच इज वेरी एक्सपेंसिव, वेयर एज आई एम पुअर, मेरे पास मेरे घर पे खाने के लिए नहीं है, मैं खादी की इतनी लंबी साड़ी कहाँ से खरीदूं। तो जब अपनी मजबूरी स्टेट करते हुए उसने गांधी जी को लेटर लिखा तो गांधी जी को बात समझ में आई, और धीरे धीरे वुमेन्स मजबूरी में आके उन्होंने साड़ीज के लिए ये फॉरेन गुड्स को एक्सेप्ट करना शुरू किया बिकॉज ऑफ देयर प्रिवेलिंग कंडीशंस। हाँ, और जेल भी गई भाई, दांडी मार्च के लीडर्स जेल गए थे, ये आपको पता है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे भी वुमेन्स जेल गई, उन्होंने भी सलाखें देखी, क्योंकि यहाँ पे वुमेन्स का एक मानना था, आप अपनी एनसीईआरटी किताब में पढ़ोगे कि ये उनकी ड्यूटी है, उनके नेशन की तरफ उनका भी कोई कर्तव्य है, तो वो अपने कर्तव्य निभा रही थी प्रोटेस्ट में आके, मार्च करके और जेल जाके, ठीक है। वेयरएज एक बहुत ताजुब वाली शॉकिंग बात आपको लगेगी बच्चों, आज आप देखोगे वुमेन्स आपको हर जगह नजर आती हैं, वुमेन्स पार्टिसिपेशन आपको हर जगह दिख रहा है। इवन आज तो ऑटो ड्राइवर्स भी हैं, बस ड्राइवर्स भी हैं, कंडक्टर्स भी हो गए हैं वुमेन। तो मतलब कोई फील्ड ऐसी नहीं है वेयर यू कैन नॉट फाइंड वुमेन पार्टिसिपेशन। उस समय आप जान के ताजुब करेंगे कि कांग्रेस और गांधी जी के व्यूज थे कि वुमेन शुड बी गुड वाइफ्स एंड गुड मदर्स, ठीक है, वुमेन शुड ओनली टेक केयर ऑफ देयर होम। कांग्रेस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था वुमेन को पॉलिटिकली इमर्ज करने के लिए, वो चाहता था कि बस जो है पॉलिटिकल एसोसिएशन में वुमेन ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो, कोई उनका पार्टिसिपेशन ऐसे बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा था कांग्रेस की तरफ से उनके पार्टिसिपेशन के लिए या उनके अधिकारों के लिए। उनका सिर्फ एक ही उस वक्त का एजेंडा था एंड दैट वाज इंडिपेंडेंस। तो क्योंकि कांग्रेस ने एफर्ट नहीं डाली बच्चों, वरना वुमेन उस वक्त भी अराउज होती और आज की स्थिति और बेहतर होती। लेकिन क्योंकि गांधी जी के खुद की एक स्टेटमेंट आपकी किताब में लिखी हुई है कि वुमेन शुड बी ओनली गुड वाइफ्स एंड गुड मदर्स, ठीक है, तो उस वजह से चीजें पीछे रह गई। वुमेन्स को भी यहाँ पे भी बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ा बच्चों टू पार्टिसिपेट। क्लास 8 में आप एक चैप्टर पढ़ के आए हो, वुमेन एंड द रिफॉर्म्स, वेयर सती प्रथा वाज प्रोहिबिटेड, वेयर वुमेन्स वर नॉट सेंट टू स्कूल्स, देन द प्रोविजन वाज मेड कि उनको स्कूल भेजा जाए। तो
चलता रहा, ये बहुत लंबा प्रोसेस था, ये आज तक लड़ रहे हैं हम इस प्रोसेस से, जब हमारी आजादी को इतने साल हो गए हैं। तो आप इमेजिन करो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी। पर फिर भी हमने देखा कि पुरानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सत्याग्रह से वुमेन पार्टिसिपेशन हमें सीडीएम में ज्यादा देखने को मिला। क्वेश्चन आता है यहाँ से, इम्पोर्टेंट है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बताइए इन योर फ्रीडम स्ट्रगल। तो हम यहीं से इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर है। सो नाउ आई एम रेस्टिंग दिस टॉपिक हियर इटसेल्फ। आज के वीडियो में ये टॉपिक जहां पे हमने अलग अलग कम्युनिटीज पर सीडीएम का पार्टिसिपेशन विद रीजंस देखा, ये आज फिनिश हो रहा है बच्चों। इसको एक बार अच्छे से एनसीईआरटी भी मैं आपसे कहूंगी देख लीजिए। वैसे तो मैं सारी एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ, पर फिर भी देख लो अगर डाउट हो तो, या अपने आप को एक कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए देख लो, अदरवाइज यहाँ कवर है सब कुछ, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। कल हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ सीडीएम, क्लियर, जो कि सेकेंड लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। बहुत जल्दी चैप्टर फिनिश होने जा रहा है, उससे पहले कोशिश करिए अपने सारे डाउट्स को आप खत्म कर लें। नॉन कॉपरेशन सीडीएम पे पूरा चैप्टर फोकस्ड हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव, बाय बाय।